मॉर्निंग। आज अपना लेसन नंबर 9 से टॉपिक है एंजाइम और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से करना है। इसके लिए क्वेश्चन भी आए हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे और इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। इससे पहले जो कल क्वेश्चन पूछा था मैंने, रासायनिक क्रमता संकल्पना किसने दी थी, तो पीटर माइकेल ने दी थी। ठीक है, अब एंजाइम तो चैप्टर है एंजाइम है और इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करना है आपको। एंजाइम शब्द है तो एंजाइम होते क्या है, सबसे पहले एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में किसका काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। दोबारा देखिए, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में किसका काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजाइम। अब उत्प्रेरक आपको पता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, तो अपन ये भी बोल सकते हैं प्रोटीन प्रकृति के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजाइम। दोनों तरह से आप कह सकते हो। तो परिभाषा आपको बता दी है मैंने, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में किसका काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजाइम। ठीक है, अब बात करेंगे कि एंजाइमोलॉजी किसे कहते हैं। तो एंजाइमोलॉजी क्या होती है, जैव रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत एंजाइम का अध्ययन किया जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जो एंजाइम शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एंजाइम जो शब्द है जो ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है, एन और जाइम्स। एन का मतलब क्या होता है, एन, और जाइम्स का मतलब क्या होता है, ईस्ट। ठीक है, तो एंजाइम, एंजाइम क्या होती है, दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बने हुए हैं, एन और जाइम, इन ईस्ट, यानी ईस्ट के अंदर। ठीक है, ईस्ट कवक होता है, जैसे ईस्ट क्या होता है, कवक। अब हिस्ट्री ऑफ एंजाइम यानी इतिहास क्या है इसका, कौन कौन से वैज्ञानिक आए एंजाइम के लिए, तो देखिए सबसे पहले वेली कोहने हैं, उन्होंने एंजाइम शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। एंजाइम शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, वेली कोहने ने किया था। ठीक है, और इसने एंजाइम शब्द का यूज करके, और एंजाइम किसको कहा, इसने ईस्ट के वेलियन के किण्वन को क्या कहा, एंजाइम नाम दिया। जो ईस्ट है, वेलियन है, उसको जो किण्वन है उसके को क्या कहा इसने, एंजाइम कहा। ठीक है, यानी ईस्ट का जो वेलियन है उसमें किण्वन क्रिया हुई तो उसे इसने क्या नाम दिया, एंजाइम। नंबर 2, बुकनर 1897 में ईस्ट कोशिका को, उसने ईस्ट कोशिका से जाइमेज को खोजा। इसने किसको खोजा, जाइमेज को, और जाइमेज सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम है। तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा था, जाइमेज। ठीक है, तो बुकनर है, उसने ईस्ट कोशिका से जाइमेज को खोजा और इसको सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कहा गया। ठीक है, दोबारा देखेंगे, विली कोहने ने तो सबसे पहले एंजाइम शब्द का यूज किया, किसको, ईस्ट के विलियन को बोला। बुकनर ने ईस्ट की कोशिका से जाइमेज को अलग किया और यह खोजा, जिसका सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कहा गया उसे। तीसरा है जेपी सुमनर, तीसरा कौन सा है, जेपी सुमनर। इसने जो यूरिएज एंजाइम है उसको क्रिस्टल के रवे की, क्रिस्टल या रवे, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, रवा, रवे के रूप में इसने क्या किया, अलग किया। यूरिएज एंजाइम है उसको क्रिस्टल या रवे के रूप में क्या किया, अलग किया। फिर इसके बाद में सुमनर और नार्थोप, उन्होंने जो एंजाइम है उसकी प्रोटीन की प्रकृति को क्या किया, प्रमाणित किया, यानी ये कहा कि एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सुमनर और नार्थोप ने क्या कहा कि एंजाइम किसके, कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के, और उसको क्या किया उन्होंने, प्रमाणित किया। और फिर सुमनर, नार्थोप व स्टैनले, इन तीनों को क्या मिला, 1947 में नोबेल प्राइज दिया, नोबेल पुरस्कार मिला।
फिर उसके बाद में सेक व अल्टमेट, कौन है सेक और अल्टमेट, उन्होंने एप्रोटीन एंजाइम की खोज की जिसको क्या नाम दिया राइबोजाइम। तो एप्रोटीन जो एंजाइम है वो बताइए, तो आप क्या लिखोगे राइबोजाइम, ठीक है। खोज की सेक और अल्टमेट। तो सामान्यतः जो प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम है, ठीक है, यहां पर इसने कौन से एंजाइम खोजा, एप्रोटीन एंजाइम की खोज की, उसका नाम क्या है राइबोजाइम। तो एप्रोटीन एंजाइम का नाम बताइए तो राइबोजाइम। तो ये है इसकी हिस्ट्री। अब यहां अपन पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना। तो देखिए, हाँ अब देखिए इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है आगे एंजाइम की संरचना, जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। एंजाइम, ठीक है, यहां हमने पढ़ा था पहले एंजाइम क्या होते हैं। तो विशेष प्रकार के जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों को अपन क्या करते हैं, ये प्रोटीन प्रकृति के भी होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। अब एंजाइम, अधिकतर जो एंजाइम होते हैं, यानी अपन कहेंगे कि एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन। परिभाषा में भी लिखा प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में किसका काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का। अर्थात अपन कहेंगे कि एंजाइम की संरचना पढ़ते हैं तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से। किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जैसे अपन बात करें पेप्सिन है, यूरिएज है, एमाइलेज है, ये सब एंजाइम कौन से होते हैं, प्रोटीन से निर्मित। तो ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सरल एंजाइम, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन से निर्मित होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, सरल एंजाइम कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल पेप्सिन है, यूरिएज है, एमाइलेज आदि। परंतु ये नहीं है कि सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। तो कुछ एंजाइम प्रोटीन से नहीं बने होते हैं, कुछ एंजाइम किससे नहीं बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए नहीं होते हैं। जैसे राइबोजाइम एंजाइम है वो किससे निर्मित होता है, आरएनए से निर्मित होता है। अर्थात ये प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है, किससे निर्मित होता है, आरएनए से बना होता है, जैसे राइबोजाइम। तो अपन ये कहेंगे सभी एंजाइम प्रोटीन से निर्मित नहीं होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। जैसे यहां बात करेंगे कि एप्रोटीन एंजाइम का नाम है वो कौन सा हो गया, राइबोजाइम, ठीक है। तो राइबोजाइम किससे निर्मित होता है, आरएनए से निर्मित होता है, ठीक है। दो बात पढ़ी है, ये सबसे पहले पढ़ी है जो अधिकतर है वो एंजाइम किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से। और प्रोटीन से निर्मित होने वाले एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, सरल एंजाइम कहते हैं। और कुछ एप्रोटीन एंजाइम भी होते हैं जैसे राइबोजाइम जो किससे निर्मित होता है, आरएनए से निर्मित होता है, ठीक है। अब यहां पर पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना की बात कर रहे थे। तो एंजाइम में प्रोटीन भाग भी पाया जाता है और एप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। यानी ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन व एप्रोटीन भाग दोनों पाए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, संयुग्मित या पूर्ण या होलो एंजाइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रोटीन या एंजाइम की एक विशेष संरचना बनाई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने संरचना बनाई है पूरी, वो पूरा क्या कहलाता है, होलो एंजाइम। क्या कहलाता है, होलो एंजाइम। इसमें प्रोटीन भाग भी है और एप्रोटीन भाग भी है। अगर ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन भाग और एप्रोटीन भाग दोनों पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं, होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है संयुग्मित, पूर्ण या होलो एंजाइम। तो ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन भाग, दूसरा कौन सा होता है, एप्रोटीन भाग, दोनों पाए जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, संयुग्मित, पूर्ण या होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन भाग और एप्रोटीन भाग दोनों को क्या कहेंगे अपन, संयुग्मित या होलो एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम में प्रोटीन भाग और एप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, संयुग्मित या पूर्ण या होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब होलो एंजाइम की संरचना पढ़ते हैं। भाई होलो एंजाइम क्या हो गया,
होलो एंजाइम किसे कहा गया? प्रोटीन भाग और एप्रोटीन भाग दोनों को क्या कहा गया? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम की संरचना में अपन भाग देखते हैं तो क्या है? तो होलो एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से, एप्रोटीन। तो जो प्रोटीन भाग है उसे क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। और जो एप्रोटीन भाग है उसे क्या कहते हैं? सहकारक या कोफैक्टर। ध्यान रखना, यहां सहकारक में, ठीक है, यहां एपो एंजाइम, यहां सह एंजाइम। सहकारक और सह एंजाइम दोनों अलग अलग है, तो बिल्कुल ध्यान देना यहां पर। तो पूर्ण एंजाइम है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन भाग जिसको क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। दूसरा कौन सा होता है? एप्रोटीन भाग जिसे अपन क्या कहेंगे? सहकारक या कोफैक्टर। परिभाषा कुछ तो आप कहेंगे कि एपो एंजाइम किसे कहते हैं? तो होलो एंजाइम में प्रोटीनीय भाग को अपन क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। और होलो एंजाइम में एप्रोटीनीय भाग को क्या कहते हैं? सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां सबसे पहले बात किसकी करें? प्रोटीन भाग की। तो ये प्रोटीन भाग अर्थात पूर्ण एंजाइम में प्रोटीनीय भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। इसमें एक से अधिक क्या होते हैं? सक्रिय स्थल जिस पर क्रियाधार जुड़ते हैं। यानी एंजाइम जब क्रिया करते हैं तो क्रियाधार से जुड़ेंगे, तो जो सक्रिय स्थल है वो कहां पाए जाएंगे? प्रोटीनीय भाग में पाए जाएंगे। तो होलो एंजाइम है उसमें जो प्रोटीनीय भाग है उसे अपन क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम में क्या पाए जाते हैं? एक या अधिक सक्रिय स्थल पाए जाते हैं जहां कौन जुड़ते हैं? क्रियाधार जुड़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटीनीय भाग है इसमें एक से अधिक सक्रिय स्थल कहां जुड़ते हैं? क्रियाधार। यानी जो भी एंजाइम क्रिया करेगा तो क्रियाधार से जुड़ेगा, उस समय ये यहां से इस सक्रिय स्थल से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, फिर तो ये कंप्लीट हो गया, एपो एंजाइम कंप्लीट हो चुका। तो क्या बोलोगे आप? जब होलो एंजाइम है तो होलो एंजाइम में प्रोटीनीय भाग को अपन क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। और इस पर क्या पाए जाते हैं? जो जुड़ने के लिए विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। क्लियर सबको? अब इसके बाद बात करते हैं एप्रोटीनीय भाग। तो होलो एंजाइम में एप्रोटीनीय भाग को अपन क्या कहते हैं? सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। अब इस कोफैक्टर को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। कोफैक्टर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कार्बनिक कारक, एक कौन सा होता है? अकार्बनिक। अपनी बुक में तीनों दे रखे हैं कि एप्रोटीनीय भाग को तीन भागों में बांटा गया है: प्रोस्टेटिक ग्रुप, सह एंजाइम और सक्रिय कारक। ऐसे दे रखा अपनी बुक में। अगर आप इससे पहले भी देखोगे तो एप्रोटीनीय भाग को दो भागों में बांटा गया है: कार्बनिक कारक, दूसरा कौन सा होता है? अकार्बनिक कारक। अब कार्बनिक कारक में दो भाग होते हैं: प्रोस्टेटिक ग्रुप, दूसरा कौन सा होता है? सह एंजाइम। तो देखिए अपने इसके लिए तो पढ़ लिया, अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एप्रोटीनीय भाग यानी इस भाग की बात करेंगे। एप्रोटीनीय भाग है उसमें दो भाग बांट देंगे अपन। पहला है कार्बनिक, दूसरा कौन सा है? अकार्बनिक। अब कार्बनिक है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो है प्रोस्टेटिक ग्रुप, दूसरा कौन सा है? सह एंजाइम। दोनों ये सभी परिभाषा ध्यान रखनी है, पूछी भी गई है पीछे तो ध्यान देना। तो सबसे पहले कौन सा है? प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो जब प्रोटीनीय भाग से, अब प्रोटीनीय भाग कौन सा हो गया? ये प्रोटीनीय भाग हो गया पूरा। ये प्रोटीनीय भाग है जिसको आप क्या कहते हो? एपो एंजाइम। ठीक है, जब प्रोटीनीय भाग से, ठीक है, जो कार्बनिक कारक है वो किससे जुड़े रहे? दृढ़ता से जुड़े रहे। यहां कार्बनिक कारक क्या रहेंगे? दृढ़ता से जुड़े रहेंगे। तो इसे अपन क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। या अपने कहेंगे जब प्रोटीनीय भाग से एप्रोटीनीय भाग, यह प्रोटीनीय भाग, जब प्रोटीनीय भाग से एप्रोटीनीय भाग है वो दृढ़ता से जुड़ा रहेगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक ग्रुप। क्या परिभाषा हुई? जब प्रोटीनीय भाग से एप्रोटीनीय भाग दृढ़ता से जुड़ा रहता है
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, प्रोस्टेटिक ग्रुप। हो गई परिभाषा। अब यहां प्रोस्टेटिक ग्रुप की परिभाषा होगी, एग्जांपल साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम है वो कौन सी तरह है, प्रोस्टेटिक ग्रुप की तरह। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सहकारक। सेम यही परिभाषा बोलनी है आपको दोबारा। जब प्रोटीनीय भाग से अप्रोटीनीय भाग है वो ढीले रूप से जुड़ा रहे, अर्थात इन दोनों को आसानी से अलग किया जा सके, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सहकारक कहते हैं। क्या परिभाषा हुई, जब प्रोटीनीय भाग से अप्रोटीनीय भाग है वो ढीले रूप से जुड़ा रहे, अर्थात उनको आसानी से अलग किया जा सके, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, सहकारक। जैसे एग्जांपल NAD, NADP, FAD, नाम बताए हुए मैंने पहले बताया था, निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये लग गया था फॉस्फेट, फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो सहकारक और जो सहकारक और सह एंजाइम में सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। सहकारक तो अप्रोटीनीय भाग को तो अपन क्या बोलते हैं, या फिर कहेंगे प्रोटीन जो एंजाइम है उसमें अप्रोटीनीय भाग को क्या कहते हैं, सहकारक। जबकि सह एंजाइम किसे कहते हैं, तो आगे कहेंगे कि जब प्रोटीनीय भाग से अप्रोटीनीय भाग है वो ढीले रूप से जुड़ता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सह एंजाइम। ठीक है, एग्जांपल हो गया NAD, NAD। अब तीसरा कौन सा कारक हो गया, अकार्बनिक कारक। कौन सा, अकार्बनिक। तो जब अकार्बनिक प्रकृति के धातु आयन, यानी इस भाग में जो यानी अप्रोटीनीय भाग, तो एंजाइम में अप्रोटीनीय भाग में जब अकार्बनिक प्रकृति के कोई धातु आयन, क्या बोलेंगे, जब एंजाइम में, ठीक है, अकार्बनिक प्रकृति का धातु आयन होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय कारक। क्या कहते हैं, सक्रिय कारक। जैसे Zn++ है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, ये जो है अगर उनके आयन होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय कारक कहते हैं। ठीक है, मैं इस संरचना को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आ जाता है एंजाइम की संरचना का वर्णन कीजिए, तो आपको कंप्लीट करना। और ये जो चार्ट है मैंने नहीं बनाया नोट्स में, तो आप खुद बना लेना इसको। ठीक है, जैसे टॉपिक एंड हो चार्ट बनाना आपको। हाँ, अब देखिए एंजाइम है वो किससे निर्मित है, प्रोटीन से निर्मित होते हैं अधिकतर। जो नहीं होते हैं जैसे राइबोजाइम है वो किससे निर्मित होता है, आरएनए से। क्वेश्चन हो सकता है आरएनए से निर्मित एक एंजाइम का नाम लिखो, सॉरी प्रोटीन का नाम, प्रोटीन के बारे में बताइए तो राइबोजाइम, या एप्रोटीन एंजाइम के बारे में बताइए तो राइबोजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन से निर्मित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सरल एंजाइम। अब पूर्ण एंजाइम किसे कहते हैं, जब प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग दोनों जुड़े होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण कोलो एंजाइम या संयुक्त। दो भाग होते हैं प्रोटीन प्रकृति के और अप्रोटीन। प्रोटीन प्रकृति के को भाग को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और अप्रोटीन प्रकृति को भाग को क्या बोलते हैं, सहकारक। ये सक्रिय स्थल होते हैं जो क्रियादार से जुड़ते हैं। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, कार्बनिक कारक, दूसरा कौन सा होता है, अकार्बनिक। प्रोस्टेटिक ग्रुप है वो प्रोटीन भाग से ब्लड से जुड़ा होता है, ये आसानी जुड़ा होता है, दोनों के एग्जांपल हो गए। और सक्रिय कारक है जिसमें अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय कारक कहते हैं। तो परिभाषा यहां कंफ्यूज होते हैं, दोनों को ध्यान रखना है। एंजाइम में अप्रोटीनीय भाग को सहकारक, और अप्रोटीनीय भाग है उसमें प्रोटीनीय भाग से आसानी जुड़े रहते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सह एंजाइम। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ है। अब इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजकर आप पूछ सकते हो। अब आज के टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो देखिए। आज के टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो है कि एक प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम बताइए। एक प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम बताइए, जो बुक में पीछे क्वेश्चन में भी दे रखा है। और सभी बच्चों को कमेंट करना है, क्योंकि इसके नंबर आपके जुड़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें, समझे, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछें, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे
या आप जो व्यू है उसमें अंदर दे सकते हैं। थैंक यू।